हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने मिडिवल के लेक्चर सीरीज में उसका लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी को कवर करेंगे। स्लेव डायनेस्टी में भी स्पेशली कुतुबुद्दीन और उसके सक्सेसर्स को। तो अगर आप इससे पहले का लेक्चर वन, जिसमें हम अरब इन्वेजन और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का इन्वेजन कवर किए हैं, अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उससे भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसको दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के लिए उसके बैक्स यानी कि पहले कहाँ से स्टार्ट होता है वो पढ़ना ज़रूरी है। और हम अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पर पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पेपर पैटर्न का पता चले कि पेपर किस तरीके से है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सब समझने के लिए, और आपको प्रोसीड जैसे करना है वो आप समझ पाएंगे। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जब मोहम्मद गौरी, अगर आप देखें जो अरब इन्वेजन होता है, तो उसके बाद अरब के बाद फिर मोहम्मद गजनवी आते हैं, तो वो सब जो इन्वेजन हो रहे हैं उनमें सब वो जो आक्रांता हैं वो लौट जा रहे हैं। लेकिन अगर मोहम्मद गौरी के बाद देखें तो पूरा एक सल्तनत, एक पूरा साम्राज्य उभर के आ रहा है, जिसको हम क्या दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, जो कि 1206 से वेट सॉरी 1206 से 1526 तक है इसका पूरा टाइम पीरियड। तो आज हम इसमें ही स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक है, ये कवर करेंगे। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उसमें तो इन टोटल कितने 5 राजवंश हैं, जो कि कितने 320 सालों के लिए रूल किया है। कब से ये बता ही रहते हैं, 1206 से 1526 एडी तक। तो इसमें पहला जो डायनेस्टी, जो गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश कब 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी कहाँ 1320 से 1414। सैयद 1414 से 1451 तक। और लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक। इसमें हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि कैसे साम्राज्य मतलब इस साम्राज्य में कैसे कैसे नए वंश आते हैं और बाकी। तो आज हम देख रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसमें सबसे पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक दास था, जो उनके बाद उन्होंने यहाँ एक साम्राज्य स्थापित किया, एक सल्तनत को एस्टेब्लिश किया। तो इसमें अगर इसको कहें स्लेव डायनेस्टी, तो जो डॉक्टर अर्नॉल्ड है, सॉरी नॉट डॉक्टर अर्नॉल्ड, तो हबीबुल्ला, जो इतिहासकार हबीबुल्ला है, वेट वेट अ मिनट। तो अगर हम इसमें देखें, इतिहासकार कौन, हबीबुल्ला, वो क्या कहते हैं, वो मामलुक वंश कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी। मामलुक का मतलब होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। लेकिन फिर भी इसको स्लेव डायनेस्टी कहना इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि जो जो रूलर्स थे वो अपनी मतलब सत्ता में आने से पहले, यानी कि शासन के जो वो गद्दी पे आते हैं उससे पहले ही वो दासत्व से मुक्त हो गए थे, एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको 1208 में 1208 में जो खलीफा हैं मोहम्मद गियासुद्दीन मोहम्मद, हम लिख देते हैं नाम, गियासुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने उनको 1208 में मुक्त कर दिया था। तो इसमें इसको हम तीन वंश देखेंगे, तो तीन वंश हैं, जो कुतबी वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हो रहा है, और इल्तुतमिश का शमशी वंश, और यहाँ पर बलबन का बलबनी वंश। तो इसमें ये दो जो रूलर्स हैं, जो कुतुबुद्दीन और उनके जो सक्सेसर, यानी उनके जो सक्सेसर क्या आलम शाह है, वो कुतुबी वंश से हैं। और इल्तुतमिश शमशी वंश एस्टेब्लिश करते हैं, शमशी डायनेस्टी। और अगर बलबन की बात करें तो बलबनी। तो ये तीन वंश में कहा जाता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कब से 1206 से 1206 से 1210 सी मतलब एडी सी तक उन्होंने रूल किया था। तो अगर उनकी बात करें उनकी प्रारंभिक जीवन की, तो कुतुबुद्दीन तुर्क माता पिता से उत्पन्न थे, तुर्किस्तान से वो आए थे, लेकिन उनको बेच दिया था किसको, काजी फखरुद्दीन
इनको इन्होंने बेच दिया था। उसके बाद इन्होंने काजी फखरुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने उनको मोहम्मद गौरी को बेच दिया था। अब बात करें कि मोहम्मद गौरी के अंडर मतलब उन्होंने क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट से किन किन पद पे वो आए, तो कभी कभी पूछ लेता है इनफैक्ट ये अमीर ए आकुर यानी कि मास्टर ऑफ स्टेबल्स यानी अश्वशाला के प्रधान थे। और ये पद आप याद रखिए कि क्या अमीर ए आकुर क्या होता है, क्योंकि आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। और आगे भी लोगों को मतलब जो जो भी महत्वपूर्ण जो भी पर्सनैलिटी हुई है उनको मतलब ये पद दिया जाता है, या बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1192 यानी कि जब मोहम्मद गौरी 1192 यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध के बाद वापस रहते हैं, तो उनकी एब्सेंस यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद गौरी ने किसको, ऐबक को पूरा कार्यभार यानी कि जो यहाँ इनकी कॉन्क्वेस्ट थी उनको संभालने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट, ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं जो भी हम बता रहे हैं, बाकी हम एक्सप्लेन तो करते ही जा रहे हैं। तो बात करें कि कॉन्क्वेस्ट यानी कि जब मोहम्मद गौरी यानी नहीं थे यानी वो वापस चले गए थे, तो उनकी एब्सेंस में उन्होंने क्या 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 उनकी विजय या को जो भी कैंपेन और कॉन्क्वेस्ट थे वो हम उनको देखेंगे। तो 1192 में उन्होंने अजमेर में जो पहला विद्रोह हुआ उसको उन्होंने एक तरीके से शांत किया, और उसके बाद मेरठ मेरठ में भी उन्होंने देखा। 1194 यानी 1194 में जो अजमेर में दूसरा विद्रोह होता है उन्होंने उसको फिर शांत किया। और इसी टाइम पर चंदवार का जो वार होता है, चंदवार, मोहम्मद गोरी जब वापस आते हैं और जो तीसरा युद्ध होता है चंदवार, वहाँ उसमें उन्होंने उनका सहायता भी किया। उसके बाद 1195 में कोल यानी अलीगढ़ उन्होंने उसको कैप्चर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अजमेर को फिर जो तीसरी बार वहाँ विद्रोह हुआ था उसको शांत किया। 1196 में वो अनिलवाड़ा अनिलवाड़ा गुजरात में है, वहाँ उन्होंने मतलब लूटपाट की और उसको पूरा तहस नहस किया। उसके बाद 1197-98 में बदाऊं बदाऊं भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एकता यानी कि रहेगा, बहुत जो भी और ये सबसे बड़ा एकता था सल्तनत के टाइम पे। और फिर चंद्वर और कन्नौज कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी जगह पे उन्होंने मतलब उनको कॉन्कर किया था, कहाँ कहाँ विजय हासिल की थी, तो ये सब है। और 1212 में बुंदेलखंड बुंदेलखंड के चंदेल जो राजा थे पनमर्दी देव, पूछ लेता शासक का नाम पूछ लेते, तो आप इसको भी याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप याद रखें। तो उनके और फिर जो ऐबक के एक लेफ्टिनेंट यानी कि उनके लेफ्टिनेंट का क्या नाम था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बिहार और बंगाल को जीता। और वहां उन्होंने बहुत ज्यादा तहस नहस की, उसको बहुत लूटा। और उस टाइम पर बिहार बंगाल को क्या कहते थे, लखनौती, जिसकी राजधानी थी नाडिया, और वहां के रूलर थे लक्ष्मण सिंह। तो उन्होंने बंगाल को जीता और वहाँ बहुत तहस नहस की। और वो उस टाइम पे वहाँ पे यूनिवर्सिटी नालंदा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उन्होंने वहाँ उसको पूरा जला दिया, जितनी पांडुलिपियां थी जो भी वहाँ किताबें थी उसको सब जला दिया। इनके तो जो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी थे उन्होंने फिर वहाँ पे एक तरीके से बंगाल में राज किया। ये हिंदी में। फिर आप देखेंगे तो 1206 में 25 जून 1206 में उन्होंने क्या, थ्रोन मतलब उनको राज्य मिला और उनका वो एक्सेशन उनको हुआ थ्रोन पे। और उन्होंने 1206 में कब, जब मोहम्मद गौरी के बाद उनको 1206 में गद्दी मिली। लेकिन इस टाइम पर भी उन्होंने क्या, मलिक और सिपह सालार के ही एक तरीके से टाइटल्स दिए, उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, और ना ही उन्होंने अपने नाम के कॉइन्स यानी कि सिक्के चलाए, ना खुतबा पढ़ाए। अगर जितना भी आप देखेंगे जितने भी शासक बनते हैं सल्तनत पीरियड में, जितने भी सुल्तान थे या आगे भी मुगल पीरियड में, तो जब कोई भी नया शासक बनता था तो वो अपने नाम के सिक्के चलाता था और खुतबा पढ़वाता था, ये एक पहचान था शासक का। तो इन्होंने ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। और उसके बाद अगर हम बात करें इनको टाइटल जो इसके अलावा और इनको किस और नाम से जाना जाता था, तो पील बख्श। और आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट तक में भी क्वेश्चन पूछेगा, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पील बख्श कहते थे, लाख बख्श, पील बख्श बोलते थे क्योंकि जो हाथियों का दान करे, जो लाख यानी लाख बख्शे। और उनके उसके बाद उनको
कुरान खा भी कहते हैं, और हातिम द्वितीय जो कि मिन्हाज सिराज, उन्होंने उनको टाइटल दिया। कुरान खा इसलिए बोलते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा कुरान का गायन करते थे। तो ये सब बातें थी इनके बारे में। आगे हम देखें तो उनके, जब उन्होंने सत्ता में आए तो उनके जो प्रारंभिक उनकी क्या क्या उनकी कठिनाइयां थी, क्या परेशानियां थी, तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हम फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, जिसमें में हम ताजुद्दीन याल्दुस और नासरुद्दीन कुबाचा। जो ताजुद्दीन याल्दुस थे वो भी गौरी के दास थे, और कहाँ गजनी में वो शासन कर रहे थे, और कुबाचा सिंध और मुल्तान में, ये भी गौरी के क्या बोलते हैं, स्लेव थे, सिंध और मुल्तान। तो इन्होंने एक तरीके से इनके एक बहुत चीफ इनके राइवल्स उत्पन्न हुए, जो पूरा एक थ्रेट बन गए थे पूरे सल्तनत के लिए, जो कि अभी एक तरीके से उत्पन्न हुई थी, अभी अपनी इन्फेंसी स्टेट में ही थी। तो गजनी में इन्होंने तो अब ऐबक के सामने ये समस्या थी कि इनके साथ इनको कैसे इस समस्या को हल करें। तो इन्होंने क्या किया, मैरिटल रिलेशन यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसमें उन्होंने क्या किया, ताजुद्दीन याल्दुस की बेटी से विवाह किया और कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करा दिया। और इसी इसमें उन्होंने क्या, वहाँ समझदारी दिखाते हुए भी, जब उन्होंने देखा इल्तुतमिश और गौरी ने इल्तुतमिश की तारीफ की, उनको कहा कि इसको अच्छे से आप इनका लालन पालन कीजिए, लालन पालन तो नहीं मतलब उनको अच्छे से रखिए। और तो उस टाइम पर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किससे करा दिया था, इल्तुतमिश से। तो उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया। तो गजनी के शासक के साथ अपनी गजनी के शासक की बेटी से, और यहाँ अपनी बहन का विवाह करा दिया। तो इस तरीके से इन्होंने शांत किया। और एक और ये वजह थी, आप अगर देखेंगे यहाँ, थ्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी अलाउद्दीन महमूद, जो जो ख्वारिज्म के एक रूलर थे, ख्वारिज्म शाह, तो सेंट्रल एशिया में, तो ये भी एक तरीके से थ्रेट थे सल्तनत के लिए। तो इन्होंने इसी वजह से अपना कैपिटल कहाँ, लाहौर में बनाया। इसलिए वो कभी दिल्ली से रूल नहीं गए, लाहौर से, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये लाहौर से दिल्ली की तरफ जाते तो हो सकता है कि जो उनकी लाहौर, ये हम वहाँ के जितने भी पोजीशन, जितने भी उन्होंने जिस स्थानों पे अधिकार किया, वो खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने लाहौर से ही अपना शासन किया। फिर और बंगाल और बिहार की अगर बात करें तो इख्तियारुद्दीन खलजी, जो कि हम बात किए थे अभी, तो उनकी मृत्यु के बाद अब पूरा इंस्टेबल हो गया बंगाल और बिहार, और उन्होंने कहा बंगाल दिल्ली से कनेक्शन कट कर लिया। फिर वहां पर अली मर्दान ये रूलर बनते हैं, लेकिन जो खलजी जो नोबल्स होते हैं, यानी जो खलजी अमीर वर्ग होता है, वो इनको गद्दी से हटाकर इनको जेल में डाल देते हैं। तो अली मर्दान दिल्ली से सहायता मांगते हैं। तो ऐबक कैमाज रूमी को भेजते हैं उनकी मदद के लिए, और वो इन दिल्ली के दिल्ली के नहीं, ये बंगाल के जो खलजी नोबल्स इनको मनाते हैं और वापस अली मर्दान को गद्दी पर बिठाते हैं, जो कि कहता है इस वो भी इस शर्त पे कि वो दिल्ली पर को पूरा रेवेन्यू, यानी जितना भी उसका रेवेन्यू होगा वो समय समय पर भिजवाता रहेगा। और यहाँ अगर देखें तो गौरी के बाद क्या पूरा जितना उसका, जितने भी उसने जगह पे कैप्चर की थी, तो वहां से या जितना भी ऐबक ने, तो इन लोगों ने जब भी मौका मिला तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके जगह थी कैप्चर किए थे, उनको फिर से रिकैप्चर कर लिया। जैसे चंदेल जो रूलर्स थे, उन्होंने कालिंजों को कैप्चर कर लिया, गढ़वाल के जो शासक थे हरिश्चंद्र, उन्होंने फरुखाबाद और बदाऊं को कैप्चर कर लिया, प्रतिहारों ने ग्वालियर को कैप्चर कर लिया। अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ आपको सारी वो जगह है, ये प्रतिहार, चंदेल, ये सब जगह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना उसका एक्सपेंशन था, कि किधर किधर पूरा जो सल्तनत है कितने जगह में ये आ गया था। तो ये हम देखें कि उन्होंने किस तरीके से पूरा पॉलिसी था उनका, किस तरीके से सब चीजों को डील किया। ये यहाँ हिंदी में है, आप यहाँ भी यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद डेथ 1210, नवंबर 1210 में क्या पोलो यानी चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी, तो कौन थे, ऐबक। तो 1210 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनको कहाँ दफनाया गया, लाहौर में।
फिर अगर और पॉइंट्स अगर बात करें तो उन्होंने किसको, फक्के मुदब्बिर, जो कि उनके वजीर भी थे, आदाब उल हर्ब। उस समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरीके से अगर बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो कि उस समय के, अगर बात करें इनका नाम आता है, जो पहले मुस्लिम पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हसन निजामी, जिन्होंने क्या लिखा है, ताजुल मासिर। इनको इन्होंने पेट्रोनाइज किया। किनके किताबों के भी इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने कुतुबुल इस्लाम, ये मस्जिद ये बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि किसका, विग्रह चतुर्थ जो थे, उनके जो उन्होंने टेम्पल बनवा रखा था, उसके रिमेन्स पर है। और इस पर एक नाटक का नाम हरिकेली, ये भी वहाँ लिखने मतलब इसके हमको वहाँ पे अंश मिलते हैं वहाँ पर, उसकी दीवारों पर। सिटी नियर किला राय पिथौरा, ये पहला जो था, जो 7 शहर है दिल्ली का, उसका पहला शहर था, जो पूरे 7 शहर दिल्ली में बनाए, तो उसका ये किला राय पिथौरा पहला शहर किसने, ऐबक ने ही बनवाया था। और कुतुब मीनार की इन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन करवाया। और कुतुब मीनार किसमें, एक जो सन थे, बख्तियार काबी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काबी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनके लिए, इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि इनके टाइम पे पूरा नहीं करवा पाए थे, बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। फिर इसके बाद करें इनके सक्सेसर कौन, आलम शाह। जो आलम शाह का रीग की अगर हम बात करें, तो 1210 से 1211 तक उन्होंने रूल किया था। इनको अब जब ऐबक की मृत्यु होती है, तो उस टाइम पे 2 गुट बन जाते हैं। एक लाहौर में, जहाँ वो थे रूल कर रहे थे, उनकी मृत्यु भी उधर ही हुई थी, और एक दिल्ली में। तो जो लाहौर का अमीर वर्ग था, वो आलम शाह को सपोर्ट कर रहा था, और जो दिल्ली में जो अमीर वर्ग था, वो इल्तुतमिश को सपोर्ट कर रहा था। वो चाहते थे कि इल्तुतमिश रूलर बने। और यही फिर क्या होता है, जो बाग ए जुद, मतलब इतने टाइम तक रूल करते हैं, फॉर अराउंड 7 मंथ, सॉरी 8 मंथ, फॉर अराउंड 8 मंथ वो रूल करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कितने टाइम तक कौन ऐसा शासक था सल्तनत पीरियड में जिसने 8 महीने तक, 8 माह तक रूल किया था। तो आप ये याद रखिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो टाइमलाइन जो मैं दिखाई हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आप अगर पेपर देखेंगे, पेपर पैटर्न देखेंगे, हमने अपने पूरे चैनल पे सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप जाके पूरे पीवाईक्यूज देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा पेपर पैटर्न का, तो देख लीजिए। तो उससे अगर आप वहाँ देखेंगे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आने, तो आप क्रोनोलॉजी यानी जो भी डेट है उनको जरा याद रखें। तो उन्होंने क्या, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बाग युद्ध, यानी कि जो बैटल होता है, उसमें इनको हराया, और जून 1211 में वो रूलर बने आलम शाह को हराकर। जो डॉक्टर अर्नोल्ड है, एक नाम आता है, डॉक्टर अर्नोल्ड हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि जो इल्तुतमिश है, उन्होंने सत्ता को मतलब जोर से, मतलब उनको उनका हक नहीं बनता था, वो एक अफसर पर थे जिन्होंने उनको जबरन उनको सत्ता ग्रहण की, तो वो उनके रूल को एक तरीके से सही नहीं ठहराते हैं। लेकिन अगर आप देखें, तो बाकी और हिस्टोरियंस है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो किस तरीके से हो गया था कि जो पूरा जो रूल था वो फ्रेगमेंट हो गया था। दिल्ली में इल्तुतमिश का कंट्रोल है, क्योंकि वहां पर उनको दिल्ली की नोबल सपोर्ट कर रहे हैं, और लाहौर में आलम शाह के सपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि सिंध के रूलर थे, उन्होंने मुल्तान को सीज कर लिया था। अली मर्दान खिलजी ने दिल्ली को होमेज, यानी कि उनको वहाँ पे होमेज देना बंद कर दिया, और अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो आप देखेंगे पूरा जो हमारा जितना जो भी जितने भी रीजन्स हुए कैप्चर किए, तो सब बिखर गए, फिर से फ्रेगमेंट्स में हो गए। तो ये हम देखें कि आज के लेक्चर में कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन उनका रेन रहा, उसके बाद उनका जो भी पूरा इम्पोर्टेंट उनके उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं, वो सब कवर किए। और ये फिर आलम शाह के टाइम पे कि किस तरीके से वो 8 महीने के लिए रूल किया, और कैसे इल्तुतमिश का पूरा पार्टी सपोर्ट की वजह से, और वो पूरा युद्ध जीत जाके उनको हरा देते हैं।
यहाँ ये हिंदी में हम इसमें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आज हम पूरा वो कवर किए। अगर आप देखेंगे जो हम एक लेक्चर ले रहे हैं वो हम आपको एक तरीके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के, ताकि आप पूरा आपको क्लैरिटी ऑफ समझ सके, सिर्फ आपको रटना ना पड़े। बाकी हम साथ के साथ आपको हर लेक्चर्स के बाद उनके साथ के पीवाईक्यू भी कवर कराएंगे। तो आप इस बात से निश्चिंत आइए। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।